उपभोक्ता व्यवहार और मांग से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है, एक तो मांग का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा होता है मांग की कीमत लोच, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मांग की कीमत लोच से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना ज़्यादा इजी है। तो हमें पढ़ना है कि मांग की कीमत लोच का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है मांग की कीमत लोच, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमें ये पूरा समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आता है तो हमें पूरा परफेक्ट पूरे मार्क्स मिले, हमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स या फिर हमें छोड़ना ना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले तो लोच का मतलब समझो। लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब जैसे इलास्टिक होता है, लेते हैं और छोड़ देते हैं, अपनी जगह पे आ जाता है, मतलब चेंज होता है। तो लोच का मतलब होता है घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति का होना, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें परिवर्तन हो सके, जहाँ पर चेंजेस हो सके। तो इस प्रकार से घटने की प्रवृत्ति का होना। तो यहाँ पर अगर मांग की कीमत लोच की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो इससे वस्तु की मांग में जो भी परिवर्तन होता है उन दोनों के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। कि कीमत में होने वाले परिवर्तन और वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को, क्योंकि मांग का नियम बताता है कि कीमत के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो मांग की कीमत लोच बताता है कितना परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पर किसकी बात करता है, ये मात्रा की बात करता है, परसेंटेज की बात करता है। इसलिए मांग की कीमत लोच को परिमाणात्मक भी बोलते हैं, परिमाणात्मक कथन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वांटिटी में बता देता है, परसेंटेज में बता देता है एक्चुअली में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से मार्शल ने कहा कि मांग की कीमत लोच बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में उसकी मांग के सापेक्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। तो जब हम मांग की लोच की बात करते, कीमत लोच की बात करते, सबसे पहले तो मांग की कीमत लोच डिनोट करते हैं ईडी से। ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके लिए हम सिंपल से एक फार्मूला यूज करते हैं कि वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ये मांग की लोच का एक सिंपल सा फार्मूला है। इसी को अनुपातिक रूप से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर लिखा जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। कहीं कहीं इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ रहता है। कैसे? इस तरह से ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। तो तरीका बहुत सारे हैं लिखने का, बस आपको समझना पड़ेगा कि सब कुछ एक ही है, एक साथ। अब मांग की लोच की कई सारी श्रेणियां होती हैं। जब हम लोच की श्रेणियों की बात करते हैं, मांग की लोच की प्रमुखता 5 श्रेणियां होती हैं, क्योंकि मांग लोच बताता है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। तो कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर 5 प्रकार के लोच को बताया गया है। सबसे पहला है सापेक्षता लोचदार मांग, जो बताता है कि वस्तु की मांग लोच 1 से ज़्यादा है, मतलब कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हुआ। सापेक्षता विलोचदार मांग, जो बताता है ईडी की लोच जो है 1 से कम है, इसका मतलब होता है कीमत में अधिक परिवर्तन हुआ, उसकी तुलना में मांग में कम। इकाई लोचदार मांग यानी कि ईडी इक्वल टू 1, जो बताता है कि दोनों में एक समान परिवर्तन हुआ है। पूर्णता बेलोचदार यानी कि ईडी इक्वल टू, जो ये बताता है कि कीमत में तो परिवर्तन हुआ लेकिन मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। और पूर्णता लोचदार मांग ये बताता है कि कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग में परिवर्तन हुआ। तो ये मांग लोच की 5 स्थितियां हैं, 5 प्रकार बोल लीजिए, 5 श्रेणियां बोल लीजिए, 5 डिग्रियां बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, ये मांग की लोच की। अब पांचों को अलग अलग हिसाब से थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली स्थिति है सापेक्षता लोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग ये बताता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ, मान लो 10% का परिवर्तन हुआ, उसकी तुलना में वस्तु की मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो जब ये परिवर्तन होता है तो ईडी इक्वल टू क्या होता है, मांग की कीमत में होने वाला परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन, यानी कि ये हो गया 1.5। इसका मतलब हुआ इस स्थिति में जो लोच है वो 1 से ज़्यादा है। जब भी लोच 1 से ज़्यादा होती है तो उसको सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। और इस स्थिति को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डायग्राम में भी क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, जहाँ पर ये है मांग वक्र,
वस्तु की कीमत कितनी होने पर मांगी जा रही है तितनी मात्रा, वस्तु की कीमत कम होने पर मांगी जा रही है। अब देखिए वस्तु की कीमत में जितना कमी हुई उसकी तुलना में वस्तु की मांग में ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो ये जो स्थिति होता है परिवर्तन की कि कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन, ये है आपका सापेक्षता लोचदार मांग का। दूसरी स्थिति है सापेक्षता बेलोचदार। सापेक्षता बेलोचदार में ये कहता है कि वस्तु की कीमत में जितना भी परिवर्तन हुआ उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोच की गणना करते हैं तो 8/10 तो कितना हो गया 0.8, यानी कि यहाँ पर वस्तु की लोच 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, इसलिए इसको सापेक्षता बेलोचदार यानी कि कम लोचदार भी बोलते हैं। सापेक्षता बेलोचदार या फिर इकाई से कम लोचदार हम कह सकते हैं क्योंकि 1 से कम आता है। और इस स्थिति को दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार के चित्र का प्रयोग किया जाता है। यह है वस्तु की कीमत, यहाँ पर मांगी गई मात्रा, वस्तु की कीमत में कमी हुई यहाँ पर और वस्तु की मांग में वृद्धि हुई, इस प्रकार से। तो आपने क्या देखा कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उसकी मांग में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन हुआ लेकिन कम, इसी को बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग। तीसरी स्थिति होती है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हमेशा जो लोच है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। इसलिए इसको इकाई लोचदार मांग के नाम से जानते हैं कि दोनों में एक समान परिवर्तन हुआ। जितनी कीमत में, ये पहली वाली कीमत है और ये मांग की मात्रा, ये कीमत में परिवर्तन हुआ और ये मांग में परिवर्तन, दोनों में एक समान परिवर्तन को दर्शाया जाता है, तो वो होता है इकाई लोचदार मांग। लेकिन बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे अनिवार्य वस्तुएं, जहां पर कीमत में परिवर्तन होता है नहीं होता है लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी, इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ 10% का लेकिन मांग में परिवर्तन हो रहा है 0% का। इसका मतलब ये हुआ कि लोच बराबर हो जाएगा 0/10 यानी कि 0। तो जब वस्तु की लोच कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और जब पूर्णतः बेलोचदार मांग की हम दर्शाएंगे तो यहाँ पर वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होता है। देखिए वस्तु की कीमत यहाँ पर और कम होके ये हो गई लेकिन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस स्थिति को बेलोचदार मांग की स्थिति कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। और इसको बोलते हैं कि वाई एक्सिस के समानांतर बिल्कुल हुआ। अब लास्ट पॉइंट होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। ऐसा अक्सर अफवाह वगैरह में होना होता है कि वस्तु की कीमत में तो 0% परिवर्तन हुआ लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ 10%। तो ऐसे में लोच निकालेंगे 10/0 और 0 से कुछ भाग जाता नहीं, इसलिए इसका आंसर होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, जब इन्फिनेटिव होता है तो मांग लोच, क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत अपनी जगह पर है, केवल वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए ये जो है एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर केवल किस में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की मांग में, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये जो लोच है किसी वस्तु की कीमत की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन, कम परिवर्तन मांग में, ये कई सारे घटकों पर निर्भर करता है। वस्तुओं के उपयोगिता के आधार पर, अलग अलग गुणों के आधार पर। जहाँ पर सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति जैसी होगी उस वस्तु की मांग की लोच भी वैसी होगी। अगर वस्तु आवश्यक है, दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य वस्तु है, तो वो बेलोचदार होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नमक की, दाल की, आटा हो गया, चावल हो गया, पानी है, पानी तो खरीद के, तो ऐसे वस्तुओं की लोच बेलोचदार होती है। कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी के लिए जरूरी है। आरामदायक वस्तुएं या सामान्य वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। ठीक है, जबकि विलासिता जो जीवन के लिए जरूरी नहीं है लेकिन लग्जरीज आराम प्रदान करता है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुएं मतलब जिन वस्तुओं की जगह पर दूसरी वस्तुओं का प्रयोग, जिन वस्तुओं का स्थानापन्न उपलब्ध होता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं का कोई स्थानापन्न मौजूद नहीं होता है वो बेलोचदार होती है।
वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, जिन वस्तुओं का बहुत सारा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग है, एक से ज़्यादा जगह प्रयोग करते हैं, तो उनकी मांग लोचदार होती है क्योंकि एक जगह नहीं करेंगे। लेकिन जिनका प्रयोग विकल्पों के रूप में नहीं होता है, एक ही जगह होता है, बहुत ही कम प्रयोग होता है, उनकी मांग बेलोचदार होती है। उपभोग स्थगन, जिन वस्तुओं का प्रयोग हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, भाई आज कीमत ज़्यादा है, चलो आज प्रयोग नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, कीमत कम होने दो, तो ऐसी वस्तुओं की मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। मतलब कोई बात नहीं, कीमत बढ़ गई, हम बाद में कर लेंगे, तो लोचदार हो गई। और जिन वस्तुओं को उपभोग करना ही होता है, प्रयोग टाल नहीं सकते, वो बेलोचदार हो जाती है। व्यय की राशि, जिन वस्तुओं पर आय से अधिक व्यय किया जा सकता है, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। और जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का कम भाग व्यय करता है, वो उसकी मांग बेलोचदार होती है। हमारे पास पैसे ज़्यादा है, हम अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा, तो वो बेलोचदार होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आय स्तर। धनी व्यक्तियों की मांग हमेशा बेलोचदार होती है क्योंकि उनकी मांग कीमत से परे होती है, जबकि गरीब व्यक्तियों की मांग लोचदार होती है क्योंकि वो कीमत को देख के वस्तुओं को खरीदता है। कीमत स्तर, मांग की लोच संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर निर्भर करता है। और लास्ट है समय अवधि। अल्पकाल में वस्तु की मांग कम लोचदार होती है, जबकि दीर्घकाल में टिकाऊ वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात है मांग की लोच को मापने की अलग अलग विधियां। नॉर्मली मांग की लोच की मापने की 3 प्रमुख विधियां हैं। प्रतिशत या अनुपातिक रीति, व्यय रीति यानी कि कुल व्यय रीति बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और ज्यामितीय विधि, रेखा चित्र विधि। जहां पर सबसे पहली विधि है प्रतिशत या अनुपातिक विधि। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत विधि का या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लेक्स ने किया। इन्होंने क्या कि अगर वस्तु की कीमत लोच का अंदाजा लगाना है तो आपको वस्तु की मांग की मात्रा में जितना भी परिवर्तन हुआ उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो, और वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उसके प्रतिशत से भाग कर दो, तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो अनुपात मिलेगा, उसी है हम क्या बोलेंगे, वस्तु की कीमत लोच बोलेंगे। जैसे यहाँ पर यही जो फार्मूला दिया गया था, वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में, या फिर इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एक वस्तु की कीमत 15% से गिर जाने से उसकी मांग 1000 से 1200 इकाइयों की हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में जब 1% में और दूसरा जो है यूनिट में, तो दोनों को प्रतिशत में बदलना जरूरी है। सबसे पहले वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 15%। ठीक है, तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1200 माइनस 1000 यानी कि 200 रुपये। अब 200 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे पहले कितना था 1000, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 20%। इसका मतलब होता है कीमत में 15% के परिवर्तन होने से मांग में 20% का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर मांग की लोच निकालेंगे। मांग की लोच मतलब मात्रा में परिवर्तन बट्टे कीमत में परिवर्तन। तो 15 से 20 को भाग करेंगे कितना आएगा, 15 का 15 बचेगा 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 15 तिया 45, 15 तिया 45, और ये कभी नहीं घटेगा। इसका मतलब मांग की लोच 1.3 जो कि इकाई से अधिक है, यानी कि सापेक्षता लोचदार मांग है। ये एक ऐसी स्थिति होती है। दूसरी है जब हम अनुपातिक रीति का प्रयोग करेंगे, जैसे किसी वस्तु की कीमत इकाई 8 रुपये से घट के 3 रुपये हो जाती है, वस्तु की कीमत में कमी हो गई, तो मांग का नियम क्या होता है, वस्तु की कीमत में कम होने से वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी, तो वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 16 इकाई हो जाती है, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि एमसीक्यूज में हमारे पास आंसर दे रखा होगा, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि कौन सी विधि, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमें आसान हो वो कैलकुलेट करेंगे। तो वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होगा वो पता कर लो। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है 5 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3, और वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है 16 माइनस 10 यानी कि 6। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ED इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू आया 6 और डेल्टा पी आया माइनस की 3 मल्टीप्लाई बाई पी मतलब पहले वाला कितना था कीमत 8, क्यू मतलब पहले वाला कितना थी मांग पहले 10। अब उसको कैलकुलेट करना रह गया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ये आ गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 ये आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे माइनस का 5, 5 से भाग करेंगे
5 का 5, 5 6 30 यानी कि -1.3, ये हमारा आंसर होना। अब आंसर में ये दे सकता है, अगर मान लीजिए आपका आंसर दे रखा है ए 1.6, बी 0.6, सी -1.6, डी इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या चूज करेंगे? ऑप्शन माइनस वाला चूज करेंगे। ध्यान रखना, मांग की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक ही होती है, क्योंकि एक की कीमत बढ़ने से एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग में कमी होती है, ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। दूसरी विधि है कुल व्यय रीति, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल ने सीधी बात कही कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोग के व्यय में भी परिवर्तन होगा, और व्यय में कितना परिवर्तन हो रहा है और कैसे परिवर्तन होता है, इस आधार पर मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला तो ये पता करना होगा कि एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत के परिवर्तन होने से अपने व्यय में किस प्रकार का परिवर्तन हो। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है कुल व्यय, और कुल व्यय की गणना करने के लिए वस्तु की जो भी कीमत है और उसकी जितनी मांगी जा रही मात्रा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल व्यय आ जाएगा। जैसे ही कुल व्यय आ जाएगा, पहली कीमत पर कुल व्यय कितना था, बाद की कीमत पर कुल व्यय कितना है, ये पता कर लेंगे और लोच का। लेकिन व्यय विधि की में केवल 3 ही स्थितियां हैं जिसमें हमें लोच ज्ञात हो सकती हैं, या तो लोच इकाई के बराबर है, या तो लोच इकाई से ज़्यादा है, या तो लोच इकाई से कम है। इकाई के बराबर लोच तब होगी जब कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। कुल व्यय में कोई परिवर्तन क्या हो, ना हो। इकाई से अधिक मांग लोच कब होगी? इकाई से अधिक मांग लोच तब होगी जब वस्तु की कीमत कम होने पर क्या हो, व्यय बढ़े। ठीक है, या फिर दूसरी स्थिति, कीमत के बढ़ने पर व्यय घटे। अगर ये 2 स्थितियां हैं, इसका मतलब होता है यहां पर लोच इकाई से अधिक है। इसी का जस्ट उल्टा, अगर वस्तु की कीमत कम हो तो उस स्थिति में अगर व्यय भी कम हो, और अगर वस्तु की कीमत बढ़े और कीमत बढ़ने से व्यय भी बढ़े, तो इसका मतलब होता है कि लोच इकाई से कम है। ये 3 स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे यहाँ पर किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत ₹6 से घटकर 3 हो जाती है, परिणाम स्वरूप मांग 30 इकाई से बढ़कर 60 इकाई हो जाती है। पहली स्थिति में क्या निकालो, कुल व्यय निकालो। ₹6 होने पर मांग की मात्रा है 30, यानी कि ₹180 खर्च किया जा रहा है। ये है टोटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी स्थिति में वस्तु की कीमत के ₹3 होने पर मांगी जा रही ₹60, यानी कि यहाँ पर भी यानी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस स्थिति में जो लोच है 1 के बराबर होती है। क्योंकि हमें एमसीक्यूज करना है तो शॉर्टकट में निपटा लो। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो, कह रहा है कि 4 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की बाजार मांग 100 इकाई है, ₹4 प्रति इकाई। पहली स्थिति, ₹4 प्रति इकाई पर 100 इकाइयाँ मांगी जा रही है, यानी कि ₹400 खर्च किए जा रहे हैं, ₹400। और फलस्वरूप बाजार मांग घट के 75 इकाई रह जाती है। यदि मांग लोच 1 हो तो नई प्रति इकाई कीमत की गणना कीजिए। चलिए, यहाँ पर हमसे पूछा नई प्रति इकाई कीमत कितनी होगी, नई कीमत, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पर आनुपातिक रीति का ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाजार मांग 100 इकाई है, ₹4 प्रति इकाई पर। ठीक है, यहाँ पर कीमत है और यहाँ पर मांग की मात्रा है। जब ₹4 कीमत है, बाजार मांग कितनी है, 100। ठीक है, और जब कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कितनी है, 75, यानी कम हो रही है। इसका मतलब होता है मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 75 - 100 यानी कि 25 इकाई होगी। तो कीमत में कितना परिवर्तन होगा वो निकालेंगे, x - 4। ठीक है, अब हमारे पास लोच कितनी दे रखा है, 1 मतलब माइनस का 1 है, क्योंकि वस्तु की कीमत लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। ऐसी स्थिति में फार्मूला लगा दीजिए, AD = ΔQ/ΔP × P/Q। ठीक है,
ईडी दिया हुआ है हमारे पास 1, डेल्टा क्यू दे रखा है हमारे पास माइनस का 25, डेल्टा पी है x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई पी होगा 4 और क्यू होगा 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 बट्टे x माइनस 4। अब 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 4 बराबर माइनस का 1। तो ये हो गया माइनस का x इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 4। इसका मतलब होता है माइनस का x इक्वल टू माइनस का माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 5। यानी कि वस्तु की कीमत कितनी है, नई कीमत कितनी होगी, वस्तु की नई कीमत होगी बढ़ के 5 रुपये, 4 से 5 रुपये होगी, 1 रुपये में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये स्थिति है जो हम कैलकुलेशन करके हमें सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बेझिझक बताइएगा, डाउट है तो मैं हूँ, बस आपके कमेंट में अपने डाउट आने लगातार बने रहिए। इकोनॉमिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि CUT की तैयारी में आपका कुछ भी ना रहे, क्योंकि CUT में हर एक एंगल में हर एक पॉइंट को समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, आप सबको पता है। MCQs में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको हर एक चीज़ जानना जरूरी है। थैंक यू एंड बाय। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में।